भारत की आत्मा कहाँ बसती है। कहते हैं आप जिस चीज को जन्म देते हैं आपकी आत्मा उसी में बस जाती है। तो चल पड़े हैं आज यूं ही एक सफर पर भारत की आत्मा की खोज में, उस एक जवाब की खोज में। जन्म देकर भारत ने जिनको सींचा है हमेशा, उन सभी को जिनको गांव, कस्बों, शहरों और विश्व में कहते हैं मेड इन इंडिया। भारत की बहुत सी आम सड़कों पर खास शहर बसे मिलेंगे जिनकी कल्पना उन रास्तों से नहीं की जा सकती जो उनकी तरफ ले जाते हैं। हालांकि हम बहुत सी चीजों को यूं ही देखते हुए निकल जाते हैं, लेकिन अगर जरा सा भी ध्यान से देखने वाली नजर हो तो ऐसे शहरों में प्रवेश से पहले ही उस शहर की प्रसिद्धि की झलकियां हमारा मार्गदर्शन करने लगती हैं। खुर्जा, जो एक छोटा सा शहर है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बुलंदशहर में, दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर। खुर्जा की मिठाई खुरचन ने तो आसपास तक अपनी मिठास और सुगंध फैलाई ही है, पर यहाँ की पॉटरी ने तो विदेशों तक अपनी पहचान बनाई है। तभी तो खुर्जा को भारत की सिरेमिक कैपिटल कहा गया है। फिरोज शाह तुगलक का ये बसाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैदा नहीं होता था, रेयर चांस में पैदा होता था। तो उस समय यहाँ के जो बाशिंदे थे उन्होंने बादशाह से अपील करी, भाई यहाँ पर कुछ होता तो है नहीं, इसलिए आप इसको लगान हम नहीं देंगे। तो बादशाह ने यहाँ का लगान कैंसिल कर दिया था, खारिज, उर्दू में बोलते हैं खारिज। तो उसी वजह से इसका नाम धीरे धीरे खारिज से फिर खुर्जा हो गया। पॉटरी का यहाँ खुर्जा में जो है 600 बरस पुराना है। यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय से जो है यहाँ पर जो है स्टार्ट हुआ पॉटरी, जो टेराकोटा से स्टार्ट हुआ। तो टेराकोटा बना करके और लो ग्लास का पाउडर बना करके लो टेम्परेचर कुछ केमिकल मिला करके लोग पका करके जो है ब्लू पॉटरी करके जो है बेचते थे। वही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के डेट में हम ये वाइट वेयर में भी आगे हैं और टेराकोटा का भी हम बना रहे हैं। क्यों ये शुरू से ही अभी मुगल्स टाइम के टाइम में जब स्टार्टिंग हुई, सब उस तरह का कलाकारी हुआ करती थी, मुगल्स टाइप की हुआ करती थी, सब ब्लू से हुआ करती थी। कोबाल्ट जो होता है एक ब्लू में के केमिकल्स कलर कहलाता है कोबाल्ट, उससे सब हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में उसका क्रेज़ कम है, लेकिन है जो सेरेमिक को जानता है, वो समझता है, वो उस पर इंटरेस्ट लेता है। कि यहाँ की कला में काफ़ी फ़र्क है और जगह की जो कला है वो कलर वगैरह के काम हैं, लेकिन यहाँ अब भी मुग़ल पेंटिंग का काम जो है से अब जीवित रखना चाह रहे हैं और अक्सर मुग़ल पेंटिंग होते ही रहता है यहाँ पे। विश्व प्रसिद्ध खुर्जा की पॉटरी के कारखानों में जहां हाथों की कारीगरी है, वहीं उनका श्रम बचाने और बर्तनों में एक रूपता लाने के लिए मशीनें भी हैं, मिट्टी भी है, चाक भी और बिजली से चलने वाले उपकरण भी हैं। यानी यहाँ की पुरातनता में नएपन की जीवंतता है और नए में प्राचीनता की पृष्ठभूमि। पहले पोल्ट्रियों में धुआं निकलता था जब पोल्ट्रियाँ कोयले से चलती थी, अब डीजल भट्टी आ गई हैं। अब भी और जगहों के मुकाबले या और मुल्कों के मुकाबले में चाइना गया, अभी वहाँ पे भी देख के आया था, हमारे वहाँ मशीनों का इस्तेमाल ना की बराबर है। अब भी आज भी हैंड फिनिश है, पूरा हैंड पेंटेड है, हैंडमेड है टोटल। किसी भी राष्ट्र की समाज की भाग्य रेखा बनाने में वहाँ के कारीगरों का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम तक पहुंचने वाली हर खूबसूरत चीज में उनकी कल्पना शक्ति, लगन और मेहनत का स्पर्श होता है। पर हमें सौंदर्य और खूबसूरती से सुकून देने वाला वो स्पर्श क्या उन्हें भी सहला पाता है? कारीगरी में निपुण उनके हाथ से हाथ मिला कड़ी ना बना पाने पर क्या खोते हैं, क्या इसका एहसास भी सालता है इन्हें? खलील अहमद नाम है मेरा।
और मैं खुर्जा ज़िला बुलंदशहर में रहता हूँ। करीब 40 साल हो गया मुझे इस काम को सीखे हुए, जब से मैं ये काम करता हूँ। कोई और काम था नहीं समझे जो है, यही मतलब मुझे अच्छा लगा काम समझे जो है, इसलिए मैंने इस काम को किया। एक्चुअली घरेलू पोजीशन, मनी, इनकम और सोर्स। आदमी नौकरी किसके लिए करता है? 2 पैसे के लिए। खुर्जे में एक्चुअल में काम ही पोल्ट्री लाइन्स का है, बाकी और ऐसा कोई यहाँ मेनली काम भी नहीं है। देखो करना पड़ा है, जो बच्चे नहीं हैं तो क्या करेंगे, खावे कहाँ से आवेगा। अब थक जाते तो फिर क्या करें बताओ, और कोई आमदनी नहीं, एक यही तो वो है हमारी रोजी रोटी, ये मेरी तो तुम्हें बताए ना, कोई धरती है न कुछ है, युवा में लगे रहूँ। हम तो शुरू से इन्हीं के पास हैं। शुरू में पगडंडियों से होती आसपास के गांव से ये कला कस्बों में पहुंची और फिर विकास का बढ़ता ग्राफ तब्दील करता गया कस्बों को शहर में। सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और इन हाथों के जादू ने महानगरों, देश और विदेशों तक अपने पांव पसारे। खुर्जा तो मेन बेसिकली ये तो मुगल्स जब आए थे, जब से वो अपने साथ जो प्रजापति जो मुस्लिम कुम्हारों को लेके आए थे, उन लोगों ने खुर्जा में ये काम जो बसाया, जो शुरू करी एक इंडस्ट्री, उसके शुरू करने वाले वो लोग हैं, जिनकी आज भी वो लोग रहते हैं यहाँ पे। 5वीं जनरेशन 6ठी जनरेशन अब तो हो चुकी है, बहुत टाइम हो गया अब तो वो तो, लेकिन उन लोगों ने मेन चाक पे काम करना शुरू करा था और आहिस्ता आहिस्ता इसमें ये चेंज आते आते अब ये इस सूरत में आ चुकी है। DIC से जो माने जानकारी मिलती है, करीब 30 से 35 करोड़ तक का जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। आज अगर भारत के इस उद्योग ने एक मुकाम हासिल किया है तो इसके पीछे बहुत सी बातों के साथ एक और बात है, सरकारी योजनाएं और प्रयास। अंधकार में डूबे, पानी के लिए तरसते, अपने में सिमटे, बाहर की दुनिया से अछूते ऊबड़ खाबड़ रास्ते विदेशों तक कैसे पहुंचते। पहले यहाँ डेकोरेशन भी ज़्यादा नहीं करते थे, ग्लेज में कुछ कलर मिला करके कर लेते थे और जो है ऐसे सिंपली, कोई डिज़ाइन नहीं था। तो कलर के ऊपर भी हम लोग ट्रेनिंग दिया, डिज़ाइन के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया, जिससे ये लोग जो है कलर इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद उन लोग जो है, उस समय कलर उतनी सप्लाई बाहर से नहीं मिलती थी, तो वो दिक्कत होने लगी। फिर उनको प्रेरित किया कलर बनाने के लिए, फिर कलर यूज करने का तरीका। तो यहाँ पर हमने वाइब्रो एनर्जी मिल लगाया, उसमें ग्राइंडिंग करके बताया कि कैसे आप कलर को इस्तेमाल करेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करके। तब उससे प्रेरित हो करके काफ़ी लोग यहाँ पर वाइब्रो एनर्जी मिल भी लगाए और अब जो है काफ़ी कलर बाहर से आने लगे, तो वो कलर ले करके भी यूज़ करने लगे और ये डिज़ाइन में आगे। और जिस तरह का डिज़ाइन की ज़रूरत होती है, डेकोरेशन की ज़रूरत होती है, वो करके जो है लोग देने लगे। यहाँ पर जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ताकि लोग जो है जागरूक हो करके उस ओर बढ़ें। ट्रेनिंग जो है मुख्य रूप से हम इंटरप्रेन्योर्स को भी देते हैं, वहाँ के मैनेजर, सुपरवाइज़र, जो टेक्निकल सुपरवाइज़र है उनको भी देते हैं और समय समय पर वर्कर को भी देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी प्रोग्राम हम लोग किए हैं जो इंडस्ट्री में जाकर भी लोगों को बताए हैं। साथ ही साथ यहाँ जो उद्यमी हैं, उनके प्रोडक्शन के अंतर्गत जो भी दिक्कतें आती है, तो यहाँ पर हमारे पास साधन है कि यहाँ पर आवें, अपना समस्या बताएं और उसका बातचीत के जरिए से हम उसको निदान करते हैं। अगर कोई टेक्निकल काम करने की ज़रूरत होती है तो उसको जो है हम वो करके उसको सॉल्व करते हैं। एक कारीगर मानवीय संबंधों में गर्माहट और संवेदनशीलता तो सींचता ही है, साथ ही कुदरत के विशाल भंडार और उसमें छिपी असीम संभावनाओं को जानने समझने का एक नया आयाम भी देता है। इंसान के पसीने और दृढ़ता के साथ साथ सैकड़ों सालों की इस कला के साथ मिलकर जो कलाकृति तैयार होती है वो अद्भुत होती है। हमारे इसमें जो मेनली जो ये सेरेमिक जो चीनी मिट्टी कही जाती है, जो खुर्जा बनती है, इसके अंदर बेसिकली 2 ही चीज़ें हैं। 50% स्टोन होता है, 50% क्ले होती है। क्ले अलग अलग है, गुजरात से आती है, राजस्थान से आती है, स्टोन राजस्थान से आता है। उन दोनों की मिक्सिंग के लिए एक बॉल मिल होती है, जिसमें मिक्सर जिसको कह सकते हैं हम, वो उसमें मिक्स करा जाता है। मिक्स करने के बाद उसमें उसे लिक्विड फॉर्म में बना लिया जाता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में सांचे के अंदर उसको ढाल दिया जाता है।
ढालने के बाद उसको फिर हाथ से उसकी पूरी फिनिशिंग करी जाती है, उसके बाद उस पर पेंटिंग करी जाती है, पेंटिंग के बाद उसको डिप कर दिया जाता है, एक ग्लेजिंग करी जाती है जिससे ये शाइनिंग आती है, उसके बाद इसे भट्टी में भेज दिया जाता है। अब वो हमें जब हम रखते हैं उसको, जब हम आज उसको पीस को लगाएंगे तो तकरीबन 24 से 30 घंटे बाद वो पीस नेक्स्ट डे बाहर निकलेगा।
600 साल की इस धरोहर को क्या देना चाहेंगे ये सदे हुए हाथ अपनी आने वाली पीढ़ी को? क्या अपने अतीत को उनके भविष्य के रूप में देखना चाहते हैं? नहीं नहीं, बच्चे तो आते भी ना है, वो हम ही हैं। मतलब पोट्री कोई बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी ना है कि मतलब, तो मजबूरी की वजह से कुछ भी सब पढ़ते हैं। एक लड़के की तो मोबाइल की दुकान है, दूसरा गाड़ी चलाता है, समझे जो है। एक लड़का जयपुर में रहता है मेरा, वहाँ पे दिलीप सेरेमिक में मतलब जो है रहता है वो, वहाँ भी मेरा यही डिज़ाइनिंग का काम करता है वो। एक तो हाई स्कूल पढ़ा हुआ है, एक ने इंटर किया था, लड़की ने भी इंटर किया था मेरी ने, छोटी वाली ने जो सबसे छोटी है। अब ऐसा है ना कि घर की परिस्थितियाँ देख करके मतलब जो है चलना पड़ता है, इस वजह से उनको इतना ही पढ़ा करके उठा लिया गया लड़कियों को जी। बच्चों को तो नहीं सिखाया, मगर हमारे ये लोग यहाँ पर काम करने वाले इनको किसी न किसी को सिखाई देंगे। सबसे पहले तो स्थिति सुधारने के लिए इनको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, इनका ट्रेनिंग चल रही है, परंपरागत चल रही है, साइंटिफिक कोई नहीं है, परंपरागत चल रही है। एक ने एक से सीखी, एक ने एक से सीखी, एक ने एक से सीखी, वो चल रही है। एक हमारे उस्ताद थे, वो उनका देहांत होगा, उनका नाम संतोष था। उन्होंने हमें सिखलाया जी ये पत्ती चलाना। हाँ, कोई भी मतलब जो सीख लो, मैं तो चाहता हूँ समझे से कोई और सीखे। अब कोई सीखे जब भी तो मतलब जो मैं सिखाऊँ कोई, या मैं अपने आप पकड़ के कहूँगा तू इस काम को सीखो। आते हैं समझे जो है, मगर वो रुक नहीं पाते, चले जाते हैं समझे जो है, सीखना नहीं चाहते। और नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब कोई सीखे। भाई मुझे क्या नुकसान है, मुझे नुकसान ही क्या है इसमें। काफ़ी लोग के सिखाते हैं, और जो अभी आपको जवाब दिए कि उस्ताद हैं, तो अक्सर काम सिखाते रहते हैं, क्योंकि कला बांटने से ही बढ़ता है और उससे माइंड भी फ्रेश होता है। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कला जो अच्छे कीमतों में बिके, बाहर मुल्कों में भी जाए और अच्छा से अच्छा पैसे हिंदुस्तान में पैसे आए। यहाँ से दौड़े पैसे दे रहे हैं लोग समझे जो है, मुझे जो भी यहाँ मिल रहा है उससे और ज़्यादा मतलब दौड़े दे रही समझे जो है, कि फ़र्ज़ करोगे अगर तुम्हें यहाँ पे 10,000 मिल रहे तो हम तुम्हें 15,000 देंगे। इस तरह से मतलब दौड़े पैसे दे रहे हैं लोग, मगर मैं नहीं जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे भी मना करते हैं समझे जो है, कि बस एक ही जगह सही है, अपना यहीं पे रहो, तुम कहीं मत जाओ। तो इसलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ, बस काम करता हूँ। फिर इन लोगों से, मालिक लोगों से भी हमारा ज़रा ऐसा वो हो गया है कि इनको छोड़ कर जाने को तबीयत नहीं करती अब। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं होता, तो मैं नहीं जाता मैं कहीं भी। जैसे ये हमारा पीस है, ये तकरीबन हमारे वहाँ से 55-60 रुपए का जाता है। ये हमारे वहाँ से लेबर जो बनाती है तकरीबन 5 लोगों के हाथ से निकलने के बाद में पेंटिंग होकर तैयार होता है, और उसका ये मार्केट में इसी की कीमत 300-350 रुपये जब मॉल में जाके बिकता है। इसी तरीके के ये है, यहाँ से ये ट्रेडिशनल जो ब्लू आर्ट पॉटरी होती थी, जो शुरुआत हुई थी, क्योंकि कोबाल्ट बेस कलर होता है, सबसे पहले ये कलर बना था और पक्का कलर माना जाता था ब्लू कलर। उसके ऊपर ये पुरानी मुग़ल पेंटिंग होती थी। इसकी पीस की हमारी कीमत तकरीबन 125 रुपये है। ये पीस मॉल में जाके 600 रुपये का बिकता है। अब इतना फ़र्क है कि हमारे वहाँ से ये तकरीबन एक आदमी सिर्फ दिन में 3 पीस बना पाता है, और दिन में 3 पीस बनाने के बाद में क्या हमारी कॉस्ट आएगी, और उसके बाद में मेन मार्जिन जो है वो जो रिटेल सेलर है उसका। पूरी लगन मेहनत से बनी सजीव कलाकृति भी कलाकार के लिए निर्जीव हो उठती है अगर कोई उसे ना सराहे। जी सामान ही खरीदने के लिए आए हैं। डिनर सेट है, टी सेट है, यही सब आए हैं देखने। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सुन के तो पहली बार आए हैं। अलीगढ़ में बहन रहती है ना मेरी, इस वजह से वहीं से सुना था। उन्होंने ये बताया वहाँ हर सामान जो है अच्छा मिलता है।
यहाँ से सब कहीं सप्लाई होता है ना, तो यहाँ इसलिए आए थे, क्योंकि हर कहीं जो है कम ऑप्शन होते हैं या ज़्यादा होंगे जब यहाँ बनता है। सच में पहली बार ऐसा सामान देखा है। हमें लगता है कि जैसे एक माँ ने अपने पेट में बच्चे को कोख में पाला, 9 महीने उसको अपने पेट में रखा, और लास्ट पीरियड जब उसकी डिलीवरी का आएगा उसके बाद ही पता पड़ता है कि वो क्या निकलेगा। तो जब हम मट्टी जो एक लिक्विड बेस में होती है, पत्थर लिक्विड बेस में हम उसको मिक्सिंग करके डालते हैं, और जब फायरिंग से पर्टिकुलर पीस बाहर निकलता है लास्ट स्टेज पे, उस जब हम हमारे सामने आता तब हमें पता पड़ती है कि हमने क्या हासिल किया या क्या खोया इस पीरियड के बीच में। हम इसको करीबन अभी तो 10, 15, 20 साल और कर ही लेंगे। और जब तक जीना है जब तक तो करना पड़ेगा ही। बाद सांस खत्म हो जाएगी, वे ऊपर पहुंच जाएंगे। अब इतनी ज़िंदगी गुजर गई, समझिए थोड़ी सी बाकी है, इसी काम में गुजर जाएगी। जितना कुछ कहूं पर कहने को शेष बहुत रह जाता है। सच है, भारत की अनमोल धरोहर इतिहास के पन्नों को खोलने के लिए कई बार मजबूर करती है, कुछ जानने, समझने, दोहराने या संवारने के लिए। और इस धरोहर की रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ इन कारीगरों की ही नहीं, हम सब की है। तो झरोखों और झांझरियों में से तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, पर ये थी नजर हमारे कैमरे की, जिससे देखा समझा हमने खुर्जा के अलबेले हाथों की अलबेली दास्तान को। भारत एक अद्भुत देश है। अमूल्य सांस्कृतिक संपदा की झलक पूरे भारत में देखी जा सकती है, और ये हमें मिली है विरासत में। हर राज्य की अपनी हस्तकलाएं हैं जो वहां के गांव, कस्बों, शहरों में फल फूल रही हैं, और देखा जाए तो यही हमारी संस्कृति का अलंकार भी है। कई बार मन में जिज्ञासा होती है यह जानने की कि ये कलाकृतियां, ये हस्तशिल्प हम तक पहुंचने का सफर कैसे पूरा करती हैं। बनाने वाले के हाथों में कौन सा जादू होता है। तो अलबेले हाथों के हुनर के सफर का हमारा अगला पड़ाव है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद उत्तर मध्य भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये दिल्ली से 240 किलोमीटर और आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी दक्षिण की सीमा में यमुना नदी बहती है। यहाँ आधी आबादी चूड़ी उत्पादन कार्य से जुड़ी है। इसे चूड़ियों का शहर और सुहाग नगरी भी कहते हैं। चूड़ी गलिन गलिन बिचवाए दूंगी, मैं हूँ फिरोजाबाद आली, जो तू चलेगा बना के कहे मैं, जो तू चले बना के कहे मैं, गोबर तो ही से डरवाए लूंगी, मैं फिरोजाबाद वाली, चूड़ी गलिन गलिन बिचवाए ही मैं, फिरोजाबाद वाली। सुहाग नगरी, वो इसका नाम जो है वो इसी वजह से रखा गया कि यहाँ सुहाग का प्रतीक जो चूड़ी है वो यहाँ बनती है, इसलिए इसको सुहाग नगरी बोलते हैं। इससे हजारों क्या पूरा शहरी इससे लगा हुआ है, और इसमें जो भी फिरोजाबाद का बंदा है वो कहीं ना कहीं इस काम से जुड़ा हुआ है। चाहे वो इसका रॉ मटेरियल बेच रहा है, चाहे वो इसकी गैस की सप्लाई दे रहा है, या कोई बंदा डब्बा दे रहा है, या कोई बंदा इसका ये बांधने का है जो मटेरियल वो दे रहा है। फिरोजाबाद का प्राचीन नाम चंदवार नगर था।
फिरोजाबाद नाम अकबर के शासनकाल में दिया गया था। कहते हैं उस समय यहाँ लुटेरों का आतंक होने के कारण अकबर ने फिरोज नामक एक शख्स को अपनी सेना के साथ यहाँ भेजा और उन्हीं के नाम से फिरोजाबाद ने अपना नया नाम पाया। फिरोज शाह का मकबरा और कटरा पठानन के खंडहर आज भी इस बात के गवाह हैं। प्राचीन काल में हमलावर कांच की बहुत सी चीजें भारत लाए। इन कांच की चीजों में से जो बेकार होती थी उन्हें इकट्ठा करके स्थानीय भट्टी में, जिसे भैंसा भट्टी कहते थे, पिघलाया जाता था। फिरोजाबाद में ये कांच के काम की शुरुआत थी। फिरोजाबाद की बेसिकली ग्लास इंडस्ट्री जो है वो 1908 में यहाँ ग्लास क्रिस्टल बनना शुरू हुआ। उस क्रिस्टल के बाद छोटी छोटी भट्टियाँ, उनमें उस कांच को पिघलाकर बीट्स और बैंगल्स, वो बिना जोड़ की बनती थी उस समय। आजकल पुरदल नगर बन रही है, वो छाल करके बोलते थे उसको, भट्टी उस पर बनती थी। यहाँ के एक स्थानीय निवासी रुस्तम उस्ताद थे। उन्होंने एक प्रकार के रोलर का आविष्कार किया अपनी बुद्धि और विवेक से, जिससे वो क्रिस्टल्स को मेल्ट करके और वो रोलर पर उसको रिंग्स के रूप में रोटेट करके बनाने लगे, जिसको बीलन प्रथा कहते हैं। और उससे उस कारखाने में, फिर चूड़ी के कारखानों में वो बीलन बनने लगे। तारीखें कई हस्ताक्षरों के नाम होती हैं, सदियां विकास का परिचय बनती हैं। फिर भी कुछ बातें किंवदंतियों की तरह आज भी होती हैं, जैसे ये चूड़ियां। कितना प्यार, कितनी भावनाएं बसी होती हैं चूड़ियों के रंगों में, मीनाकारी में। ये तो कोई इन बनाने वालों से पूछे। बिना मिले, बिना जाने, बिना सोचे भी हाथ में खनकती चूड़ियां इनसे एक रिश्ता बना ही लेती हैं। हमें लगभग 25 साल हुए काम करते। सारे काम किए कारखाने में, जितने भी फैक्ट्री में काम है सभी किए हमने। जब मैं छोटा था तो 20 रुपये मिला करते थे। अब होले 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 में बत्ती लाना सीख गया तो मेरी करीबन 300 रुपये की इनकम हो गई। अब बत्तियों से भी ऊपर मैं जगह पे पहुंच गया हूँ। मैं चूड़ी कटाई का काम करता हूँ, 38 साल हो गए लगभग। अभी मेरी उम्र है लगभग 55 की। पहले मैंने जो पुराई का काम होता है वो किया, गिनाई की और गोदाम में चिकलाई की, छटाई की, उसके बाद एंड कटाई का होता है। मैं जानता ही नहीं और कुछ। और कोई काम दूसरा करो तो उसके लिए पैसा होना चाहिए, वो नहीं है। इतिहास तो करीब 100 साल पुराना है। हमारी पैदाश, हमारे परदादे, बाबा परदादे यहीं पैदा हुए और यहीं से चले गए। अब हमारी जो चौथी पीढ़ी है, आगे की पीढ़ी जो हमारी है वो इस काम को नहीं कर रहे हैं। बच्चे उस काम से वो अलग हट गए, क्योंकि इस काम में मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं है और मेहनत के अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ मेहनत ही मेहनत है और कुछ नहीं है। सिर्फ खाना खा सकते हैं। बदलते समय के साथ फिरोजाबाद भी अपने कांच के उत्पादन में नए युग में प्रवेश कर चुका है। समय निरंतर बदलता रहता है, साथ ही परंपराएं और शिल्प का ताना बाना भी उसके अनुसार बदल जाते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ ही हर चीज में समकालीनता का पुट भी हो, इसकी अपेक्षा करना भी स्वाभाविक है। मगर यह भी तय है कि यह परिवर्तन परंपराओं के दायरे में होता है। जैसे हाथ से इस्तेमाल करने वाले सरल साधनों के साथ साथ बिजली से काम करने वाले छोटे छोटे यंत्र और मशीनें भी इस्तेमाल में आई हैं, जिससे इन हुनरमंद हाथों के बाजीगरों का समय और श्रम दोनों बचते हैं। इतने सालों में बदलाव तो बहुत आया है, उतराव चढ़ाव बहुत हुआ है। पहले जो का बहुत सस्ता माल था तो हर आदमी अपने यहाँ बिजनेस कर लेता था।
लगभग 20 वर्ष 15-16 वर्ष पहले जो यहाँ पर कोयला जलाया जाता था, जिससे कारखानों को में कांच को गर्म करने का, कांच को बनाने का काम होता था, उसके स्थान पर नेचुरल गैस को प्रदान किया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कहा गया कि कोयले से जो अपना विश्व धरोहर ताजमहल है उसको नुकसान पहुंच रहा है। जिस वक्त हम आए तब मतलब बहुत कम फैक्ट्रियां थीं, कम गोदाम थे। अब तो कम से कम अगर जैसे आपका एक फर्म था, एक के आपके 10 फर्म हो गए। इतने सालों में बदलाव तो बहुत आया है, उतराव चढ़ाव बहुत हुआ है। पहले जो का बहुत सस्ता माल था तो हर आदमी अपने यहाँ बिजनेस कर लेता था, और आज उसकी महंगाई इतनी है कि जब आज से 40 साल पहले ये 4 रुपये का एक गुच्छा आता था ब्लेंड का, आज वो 120 रुपये का आता है, 120 रुपये 30 रुपये का आता है। तो कितनी महंगाई हो गई। तो छोटे मोटे आदमी का काम रहा नहीं इसमें, सब पैसे वाला काम हो गया। जो पैसा है ही नहीं किसी के पास इतना, 24 चूड़ियाँ 30 चूड़ियाँ हाथों में पहनी जाती थी, अब 4 चूड़ियों का काम हो रहा है। जो महंगाई है, पैसा नहीं है, कहाँ से लगा आदमी। और हमारे पास भी पैसा नहीं है तो हमको भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। सबसे पहले घुंडी उठती है, फिर बॉल उठता है, फिर बत्ती वाला बत्ती लगाता है, फिर गुल्ली वाला गुल्ली लाता है, फिर लौम बनाता है, फिर लौम वाला फिर पैल वालों को देता है, पैल वाला फिर सिकैये को देता है, सिकैया फिर तार वाले को देता है, फिर मुठिया मुट्ठा मिलाता है। देन आपका पूरा मुट्ठा आता है, फिर ये कटाई होती है, फिर ये तोड़ा बन जाता है। फिर इसके बाद फिर जुड़ैया उठा के ले जाता है, जुड़ैया जिसके जोड़ देता है, जोड़ देता है जुड़ैया इसके। फिर जो गोदाम का प्रोसेस होता है, जो भी बनाए, हिल बनाए, जरी बनाए, और भी बहुत सारी डिज़ाइन होती है वो बनाता है इस पर चूड़ी पे, तो फिनिशिंग देता है जो जैसी फिनिशिंग देना चाहे। भट्टियों से तपते, काम में तल्लीन कारीगरों से भरे इन कारखानों से शुरू होता है इन चूड़ियों का सफर। भट्टियों में पिघलते कांच को जो जलता, तपता, भीषण लाल पीला होता है, इन कारीगरों के हाथों से मिलता है एक वरदान सुंदरता का। इस लचीले कांच को रोलर से पिरोया जाता है कुछ अनूठे अटूट धागों में। इन बेजोड़ चूड़ियों को कटर से अलग अलग किया जाता है। रस्सी में बंधे, ठेलियों पे लदे, पर मंसूबे से स्वतंत्र होता है एक एक तोड़ा चूड़ियों का जत्था। अपने अपने घरों में ये बाजीगर जड़ते हैं एक एक चूड़ी को एक ऐसे चक्र में जिसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं होती।
पुरुष, महिलाएं सभी बारीकी से सजाते हैं हर एक कलाकृति को। गोदाम में पैक होने से पहले बनता है सभी सजी चूड़ियों का सेट, और हर सेट में होते हैं अनेक सृजनात्मक कोशिशों के नमूने। जिनके हाथों की एक एक लकीर में कला का अनमोल खजाना भरा पड़ा है, उनका अपने घर का खजाना खाली क्यों रह जाता है? हमारे घरों को हमें खूबसूरती देने वाले हाथों की मुट्ठी खाली है या भरी, क्या कभी ये देखने का प्रयास किया हमने? नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं। वो तो हाथ जब टूट फूट जाए चूड़ी तो डंक लग जाता है, खून निकल जाता है जरा सा, बस, और कोई समस्या नहीं। अब बैठक का काम है हमारा, तो बैठक का कोई काम ले लो, थोड़ी दिक्कत तो आती है काम करो तो। जैसे इन लोगों का चलने फिरने का काम है और काम गर्म काम वालों का, उनको चलने फिरने में दिक्कत आती है, लेकिन वो सब हैबिट में आ जाती है। बस 1-2 साल और, उसके बाद फिर क्या, फिर ही होगा ही नहीं फिर। नहीं, मेहनत कुछ नहीं है, यही आते हैं 12-1-2 बजे, 5 बजे चले जाते हैं। मजबूरी कुछ नहीं है, बस अपना टाइम पास कर रहे हैं, मन नहीं लगता है घर पे, इसीलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। अपने घर के खर्चे में लगा लेते हैं, अपना शौक के कुछ खरीदना है तो अपने शौक के लिए कर लेते हैं। जहाँ तक कांच उद्योग का सवाल है, चूड़ी का निर्माण केवल फिरोजाबाद में ही है। गर्म भट्टियां, केमिकल्स, काम करने की दशा क्या प्रभाव डालते हैं मानव शरीर पर? लगती रहती है अक्सर करके, कभी किसी की आंख में लग गई, कभी किसी के हाथ में लग गई, कभी पैर में लग गई, होता रहता है। कारीगर 2-4 फालतू रखती हैं। ऐसे लोग हैं बेचारे जो सुबह करती हैं, शाम को खाती हैं, जब पैसे मिलते हैं जब खाती हैं। गरीबी का माहौल बहुत ज़्यादा है। और समस्याएं तो ये आती हैं जब थकान होती है कि काम अधिक होता है तो थोड़े से चिड़चिड़ापन आ जाता है शरीर पे। कारीगरों के हाथ से निकलकर ये चूड़ियां लंबा सफर तय करके कलाइयों की शोभा बनती हैं। दूर किसी गांव की गोरी हो या फिर हो शहर की पड़ी लीन, चूड़ियों की खनक दोनों की ही दिल में हलचल मचाती है। अब चाहे वो साइकिल पर रखकर हरी पीली चूड़ियों की आवाज के साथ ग्रामीण बाला तक पहुंचे या फिर मॉल के बड़े से शोरूम में सजकर। करीबन हमारे पास 25 तरह के औजार हुआ करती हैं जब ये चूड़ी तैयार होती है। 25 तरह के औजार आके जब चूड़ी तैयार होती है, जब ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी आधे काम नहीं हुए इसमें, अभी आधे काम होना बाकी है। कम से कम 200 लोगों के हाथ में एक चूड़ी जाया करती है जब तैयार होती है। अभी तो सिर्फ 50 लोगों के हाथ में गई है, 150 हाथ बाकी है। अभी कटाई होगी, छटाई होगी, गिनाई होगी, जाने क्या क्या होना है। फूट बजेगी, हिलने लगेगी, इसमें महिला सभी लोग काम करते हैं। लाल, नीली, पीली, सतरंगी चूड़ियां, हसीन कलाइयों की खनक बनी चूड़ियां, पिया की याद में थरथराती है चूड़ियां, हर एक हाथ में अलग ही कहानी कहती है चूड़ियां। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि अब आज के टाइम में कांच की चूड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं रह गई है कि इसके बिना आदमी को चलेगा नहीं। इसके सब्स्टिट्यूट इंडिया में बहुत हो गए हैं, जैसे लाख का आ गया है, मेटल का आ गया है, प्लास्टिक का आ गया है, और भी कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। और हमारा जो ग्लास का चूड़ी बैंगल बनती है उसकी रॉ मटेरियल दिन पर दिन तेज़ होते जा रहे हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आ रही हैं। तो दूसरी चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं बनस्पत कांच की। जहाँ तक कांच उद्योग का सवाल है, चूड़ी का निर्माण केवल फिरोजाबाद में ही है, जबकि ग्लासवेयर
कांच के अन्य सामान ये हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में भी बनते थे और बनते भी हैं, लेकिन जो लोकलाइजेशन हुआ है वो केवल फिरोज़ाबाद और उसके आसपास ही है। और ये पूरा सेंटर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेंटर है कांच उत्पादन के रूप में। चूड़ी उत्पादन के रूप में केवल एकमात्र और कांच उत्पादन के रूप में भी बहुत बड़ा सेंटर फिरोज़ाबाद है। हमारी इन चूड़ियों की कला का अतीत तो समृद्ध है ही, पर भविष्य भी उज्जवल बना रहे, इसके लिए वर्तमान को संरक्षण देना पड़ेगा। अत्यंत गहराई तक धंसी हुई इस कला की परंपरा की नींव को मजबूत करना है, खोखला नहीं। स्कीम आती नहीं पता पड़ पाती है। हम लोगों को इतना टाइम नहीं है, या मजदूरी करेंगे या स्कीम वालों को पता लगाएंगे। अखबार वगैरह में कभी कभी आती है तो देखने जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री योजना की तरह मतलब बेरोजगारों के लिए मतलब पैसा आया है। अब तो हमारे पास आखिरी स्टेज है, 2 साल 4 साल जब तक जिंदगी है तब तक। कोई भी नहीं चाहेगा फिरोजाबाद का आदमी जो हम अपने बच्चे को कारखाना का काम सिखाएं, लेकिन मजबूरी सिखाती है। यही दुआ करेंगे कि हमारे हक में दुआ करें। हम ऐसी मुसीबत में हमारे मजदूर भाई लगे रहते हैं, उनके लिए ऐसी गर्मी में दुआ करें, बस सुकून से अपने टाइम कट जाए। देखो जब कोई भी चीज़ शुरू होती है तो कभी भी ख़त्म तो नहीं होती, विलुप्त तो नहीं होती। तो ये तो अरसों से चला आ रहा है, कम से कम जब से हम लोग संभाला जैसे देखते आ रहे हैं, हमारे फादर भी देखते आ रहे थे, बाबा भी देखते आ रहे थे। तो लगातार ये बिजनेस चलता आ रहा है। कम ज़्यादा हो सकता है आगे भविष्य, लेकिन लोग इसको पहनेंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ये तो सुहाग की पहचान है। जो ग्लास की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ हैं, सुहाग की पहचान है। सुहाग, इसीलिए इसको फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोलते हैं। तो ये तो लगातार अभी भी बहुत से घरों में एक भी हाथ खाली नहीं रखते। मतलब सुहाग की चूड़ी तो इतनी मस्ट है, लोगों को पहननी चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ पूरे देश में मशहूर है और अपने चूड़ियाँ पहने ज़्यादा से ज़्यादा फिरोजाबाद का अच्छा प्रोडक्शन हो। पूरा फिरोजाबाद ही पल रहा है चूड़ी से। ऐसे मान लो कि फिरोजाबाद जो है अन्नदाता शहर है, यहाँ पे सभी के लिए काम है। हर जगह की हस्तकला अपने में बहुत कुछ समेटे होती है। अगर ध्यान से देखें, सुनें, समझें तो हर कृति कुछ कह रही होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहाँ की हस्तकला सबको अपने साथ बांधे रखती है। तो खुशी हो या गम, सब एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, डमरू को देख के मदारी मती समझो, डमरू को देख के मदारी मती समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मती समझो। अनाड़ी भोले बाबा के सर्पों की माला, मेरे भोले बाबा के सर्पों की माला, माला को देख के सपेरा मती समझो, माला को देख के सपेरा मती समझो। यथार्थ के धरातल पर आज भी कायम है सतरंगी कला और सांस्कृतिक संपदा, और इन दोनों का नायाब उदाहरण है आगरा। एक ऐसा शहर जिसकी पच्चीकारी की कला और पेठा बनाने की सांस्कृतिक संपदा आज इस शहर के नाम पर लगे सितारे बन गए हैं। बहुत से लोग तो पसंद करते हैं कि पेठे के साथ दाल मोठ को भी छुपा छुपा के खाने में उसका आनंद ही कुछ अलग आता है। जो आदमी, जो भी टूरिस्ट आगरे आएगा, ताजमहल देखने आएगा तो पेठा लिए बगैर नहीं जाएगा।
यानी कि ताजमहल की पहचान पेठे से है और पेठे की पहचान ताजमहल से है। आज ये एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। और वहाँ में बैठी एक बूढ़ी सी एक है डुगरिया, और ऐसे बोल मत बोल डोगरी यही बोल तेरे खा जाएंगे, तू तो चली जातांगे में हम पैदर पैदर आ जाएंगे। आगरा यमुना के तट पर बसा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है। आगरा पत्थर के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पत्थर तराशे जाते हैं और उनमें जान डाली जाती है। इटालियन भाषा के शब्द पिएत्रा ड्यूरा का अर्थ है सख्त पत्थर। मार्बल की यह कला सबसे पहले रोम में सन 1500 के आसपास उभरी और फ्लोरेंस शहर में जाकर परिपक्व हुई। पिएत्रा ड्यूरा की ख्याति और उसके बने आइटम्स यूरोप से मध्य पूर्व एशिया पहुंचे और उन्होंने मुगल शासकों का मन मोह लिया। उनकी इस पसंद का प्रतिबिंब उभरा 17वीं शताब्दी में भारत में, जिसने आकार लिया सफेद मार्बल के ताजमहल के रूप में। उस समय से आगरा और मार्बल कला एक दूसरे के भीतर इतना रच बस गए कि एक का जिक्र दूसरे के बिना अधूरा सा लगता है। वो कला के जादूगर जिन्होंने ताजमहल पर अपने हाथों की नक्काशी उकेरी, उन्हीं के वंशज आज आगरा के मार्बल उद्योग की रीढ़ की हड्डी हैं। मैं यहीं रहता हूँ ताजियन में। बाप दादा के टाइम पुराने जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो बाहर के थे, समझे। अब वो लोग तो सब पीढ़ियाँ ख़त्म होती गई, अब हम तो यहीं पर ही रह रहा हूँ और अपने थोड़ा बहुत काम करते हैं, दुकानदारों में ले आते हैं। मन का पंछी तो हर क्षण वर्तमान के पार अतीत में निकल जाता है, यादों का सफर तय करता हुआ, जहां यादों के लंबे लंबे साए हैं, कभी हंसाते तो कभी रुलाते। इस काम को मैं 20 वर्षों से कर रहा हूँ और ये मार्बल इनले वर्क जो है ये मुग़लों के टाइम से मशहूर है बहुत। इसके कारीगर जो है ईरान से आए थे, जिन्होंने ताजमहल के अंदर काम करा, जो उस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम आज तक जो है बनी रहा है। और ये एक बहुत ही बारीक काम है और बहुत ही अच्छी कला है कि सान से जो है घिसाई का काम होता है और टाँकी से जो है भराई का काम होता है, जिससे कि पूरा पीस तैयार होता है। आगरा का मार्बल उद्योग भारतीय उपमहाद्वीप का एक आकर्षक और लोकप्रिय उद्योग है। मार्बल की कलाकारी में मार्बल इनले का रूप सबसे खूबसूरत होता है, यानी पत्थरों को काटकर हाथ से पच्चीकारी की जाती है। ताजमहल इसका सबसे सही उदाहरण है। ताजमहल के अंदर काफ़ी लोग जो आते हैं पर्यटक इसी काम को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये काम कहीं और नहीं है, इनले का काम ताजमहल के अंदर ही ज़्यादातर हो रहा है। फॉरेनर्स इसको लाइक करते हैं, इंडियन भी इसको लाइक करते हैं। ताजमहल के पास में हैंडीक्राफ्ट के अलावा और कोई काम हो भी नहीं सकता है, इनले के ही काम है और ताजमहल के पास में है, और कोई काम हमारा चलेगा भी नहीं। इसी काम को हमने सोचा और इनले का काम हमने चालू कर दिया है। इसको लोग इसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ की काफ़ी फैमिली जो है इस ताजमहल के ऊपर डिपेंड है। ताजमहल रहेगा तो उनकी फैमिली की रोजी रोटी इससे चलेगी। एक जो इनले वर्क होता है वो होता है बहुत महीन, बहुत बारीक, जिसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देख पाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस आपको लेना पड़ेगा, उतनी महीन उसमें इनले वर्क होगी। दूसरा हम बात करते हैं स्टैंडर्ड, जो कि ताजमहल में इंटीरियर में इस्तेमाल हुआ है। उसमें आप अगर देखेंगे तो एक फूल में करीब 50 से 60 पत्थरों को मिलाकर एक फूल बनाते हैं। उसके बाद जो तीसरा वाला है वो है जो फकाड पे, जो ताजमहल की बाहरी दीवारों पे हुआ है, उसमें बहुत बड़े बड़े फूलों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब एक बहुत बड़ा फूल जो कि आप समझिए करीब 12 इंचेस डाया का एक फूल है और वो मात्र 6 पत्तियों से बन गया। इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास सामने खड़ा है ताजमहल का, और वहाँ जिस तरह का काम हुआ है पत्थर की खुदाई का, आज उसका एक रूप देखने को मिल रहा है। तो इतिहास तो सामने ही है, ताजमहल से बड़ा और क्या कर सकते हैं
कि उसके पहले इतना उन्नत रहा होगा तब तो ताजमहल में इतनी नक्काशी की गई है जो आज तक वह एक अनमोल धरोहर है विश्व के सामने और अपने देश के अद्भुत कलाकारी का उत्कृष्ट नमूना है। एक एबेलोनी है, न्यूजीलैंड से आता है, वो भी शेल का एक पार्ट है। ये है, वो शाइन करता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। जिसकी हम बात करें, ताजमहल की बात करते हैं, मूनलाइट में बहुत खूबसूरत दिखता है। इसमें एक मदर ऑफ पर्ल है, मदर ऑफ पर्ल सी शेल या सीपी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी उसकी भी क्वालिटी है। तो एक बहुत अच्छी वाली जिसकी शाइन बहुत खूबसूरत हो। एक एबेलोनी है, न्यूजीलैंड से आता है, वो भी शेल का एक पार्ट है। ये है, वो शाइन करता है, बहुत खूबसूरत दिखता है। जिसकी हम बात करें, ताजमहल की बात करते हैं, मूनलाइट में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो वो जब मून लाइट पड़ती है तो वो शेल जो है रिफ्लेक्ट करता है लाइक 3D, लाइक ग्लास की तरह से। तो वो इसलिए बड़ा मशहूर है ताजमहल मून लाइट के लिए। मार्बल के अंदर पत्थर 2-3 तरह के होते हैं। एक वाइट पत्थर होता है जिसे बोलते हैं मकराना, एक होता है ग्रेनाइट, ग्रीन वाला जिस होता है, एक होता है ब्लैक वाला जो बेल्जियम होता है, बेल्जियम पत्थर। ये 3 तरह के पत्थर ज़्यादातर यूज जाते हैं इनले वर्क के अंदर। जो वाइट मकराना पत्थर होता है वो वहाँ से, जो मकराने से जब आता है तो वहाँ से कटिंग होकर आता है साइज बाई साइज के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे उसको फेस दिया जाता है। गेरू लगा के सफेद मार्बल को रंग दिया जाता है आगे की प्रक्रिया के लिए। ये मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी टेबल टॉप वगैरह प्लेट्स के लिए मेजरमेंट करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। सही और सटीक चित्रण के लिए आवश्यक है सही और सटीक आधार। दो कारीगरों के हाथ में होता है ये, एक बनाने वाले की, एक भरने वाले की। दोनों ही मुश्किल काम है, क्योंकि भरने वाले की ये उंगली टेढ़ी पड़ जाती है और बनाने वाले की उंगलियां देख लो आप। जगह जगह से आए विभिन्न रंगीन पत्थर डालते हैं इस कला की खूबसूरती की नींव। पत्थरों को एक आकर्षक डिजाइन के रूप में लगाया जाता है। गेरू से रंगे सफेद पत्थरों पर अब ये रेखाएं इन कारीगरों का मार्गदर्शन करती हैं। कितने सूक्ष्म औजारों से कितने बुलंद इरादों का ऐलान होता है इस मार्बल पर। एक एक पत्थर जैसे अपनी जगह लेता है, इस कलाकृति का कलात्मक मूल्य उड़ान लेने लगता है। आखिरकार गेरू हटाने पर बचते हैं मार्बल और उस पर जड़े पत्थर, जो कहते हैं इन अलबेले हाथों की कहानी।
यदि मन में सृजनशीलता हो, अंतर मन में प्रकृति के लिए प्रेम हो, प्रकृति के अनबूझे रहस्यों को जानने की ललक हो, तो हस्तशिल्पकार की कृतियां कुछ बोलने लगती हैं, गुनगुनाने लगती हैं। मैं 16-17 साल की उम्र से कर रहा हूँ। आज मैं 75 का करीब हो गया। मैं अध्यापक रहा हूँ जूनियर हाई स्कूल में, नारी पिचाणी जूनियर हाई स्कूल है, इसमें सहायक अध्यापक रहा हूँ। रिटायर हो गया वहाँ से, काम कर रहा हूँ। बच्चे सब काम करते हैं। ये एक दिन में बन पाती है। अब हम तो इसको मजदूरी पे बना रहे हैं, 80-90 रुपये मिल रहे हैं। ये धार्मिक मूर्तियाँ हैं, ये बना रहे हैं। ताजमहल बनता है, पच्चेकारी होती है, और फ्लावर पॉट वगैरह ऐसे आइटम बनते हैं, टेबल टॉप बनते हैं। ये फूल पत्तियाँ बनाकर इसको घिसका बनाकर इसमें खुदाई करके इसमें फिक्स करते हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है। इसमें 2 जने काम करते हैं, एक आदमी फ्लावर बनाता है, एक आदमी इसे फिक्स करता है। यहाँ कस्टमर आते हैं, बातचीत भी करते हैं, देखते भी हैं, बहुत से देख के अजीब हो जाते हैं, इस तरह काम हो रहा है। पत्थरों को काट छांट कर एक नई शक्ल देना आसान नहीं होता। पत्थरों पर कल्पना को तराशने में हाथ कितनी चोटें खाते हैं, इसका एहसास ना तो उस समय उन्हें होता है, ना ही खरीदते समय हमें। लेकिन अंधकार में बिछौने पर पड़े हाथों की लकीरों में उभरता उनका दर्द कराहट में जरूर सुना जा सकता है। लेकिन उस कराहट में भी असीम शांति होती है, एक एक कलाकृति के सौंदर्य के एहसास की। तभी तो इन हस्तशिल्पियों की उड़ान ने कल्पना दी है बेशुमार कलाकृतियों को। हर कृति कहती है कहानी, ललक और उत्कृष्ट आकांक्षा की। आगे प्लान ग्रेजुएशन करने का। ग्रेजुएशन के बाद में फिर कुछ अपना देखेंगे, जॉब वगैरह। ग्रेजुएशन ये अकाउंट्स में। पहले कुछ टाइम पहले लोग आते थे सीखने से, जब उन्होंने देखा इसके अंदर कोई मुनाफा नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, तो इस चक्कर में हमने लोगों ने खुद ही नहीं सीखा इस चीज़ को। उसकी पहचान यही है कि मतलब ये देखिए, उसको ये देखना पड़ेगा कि कितनी मेहनत का काम है ये, और किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं, किस तरीके से स्टोन बाहर से आ रहा है, और किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और करते हैं। यही इसकी काबिलियत है काम की। वहाँ पर क्या है कि अगर आप एक छोटा सा ये काम कोई कर दे कि जब वो पत्थर कर रहा है तो उस पर पानी डाल दिया जाए तो डस्ट नहीं उड़ेगी। तो एक बार डस्ट बाहर आ गए तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई तरीका नहीं। खुद अपने पसीने और दृढ़ता के साथ सींची इस धरोहर को, जो बहुत अद्भुत है, क्या उन्हें ये सौंपना चाहेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को? मैंने आपको बताया मैं 10 साल की उम्र से बैठा हूँ काम करने। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बिल्कुल। वो उस टाइम पे कोई हिसाब ही ऐसा नहीं था जो कि मतलब हम पढ़ लिख लिए थे। आज मेरी 50 साल की उम्र है। घर में काम होता था, पापा करते थे तो हमने चालू कर दिया काम पापा के साथ में। पापा ख़त्म हुआ है तब अब अकेले कर रहा हूँ काम। आगे किसी को नहीं सिखा रहा, क्योंकि काम के अंदर मेहनत ज़्यादा,
और मिलना कुछ नहीं है। बहुत मेहनत है इसके अंदर। तो बेलदार अच्छा है जो चुनाई करता है, ईंट गारा देता है, उसको 300, 350, 400 रुपये नफरी के मिल जाते हैं। यहाँ इतने भी नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसे काम से क्या फ़ायदा। फिर यही सोचा बच्चों ने भी कि भाई ऐसा हम पढ़ लिख रहे हैं, अपने आगे जिस माहौल के अंदर अल्लाह डालेगा वो हिसाब किताब देखेंगे दूसरे। कुल मिलाकर इसका भविष्य मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, और कुछ कर नहीं सकते। करना तो यही है, बच्चे तो इसमें पालने हैं। अगली पीढ़ी तक है, इसके आगे की पीढ़ी को नहीं सिखा रहे हम। सब इसको मतलब बिजनेस में चला गया जी, कारीगरी में, हैंडीक्राफ्ट में ना रह करके अब बिजनेस की तरीके से काम शुरू हो गया तो कारीगरी गिरती है। पहले ये हैंडीक्राफ्ट के मतलब हमें शौक़ होता था, हम अच्छे से अच्छा बना के दें, वो कीमत मिलती थी उसकी। अब ये है कि कैसा भी बन जाए, साइज ये होना चाहिए, कैसा बन जाए माल उसकी कोई बने। न वैसे कदरदान रहे अब, न बनाने वाले रहे, वो उसी रूटीन पे हमें आना पड़ता है। क्या करें, पेट तो भरना ही। जी इसके काम में वो उतना वो रहा नहीं है, कुछ ना उतनी कोई प्राप्ति हुई है इतनी, जिससे आगे घर वाला खर्चा चलाना है मुश्किल इस टाइम पे। तो अगर घर वाले का खर्चा ही नहीं चल पा रहा है तो आप बच्चे क्या करेंगे आगे चल के। तो उनको और दूसरा और काम कोई सिखाएंगे, किसी आमदनी नहीं हो, कोई खर्चा भी चले। अब इसमें घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ता है, तो बाकी पढ़ाई वगैरह क्या चलाएंगे फिर। वास्तव में इन कलाकारों की कलाकारी की एक गरिमा है, अस्मिता है, उनका एक गौरवशाली इतिहास है जो हमेशा अतीत की गाथा ही नहीं कहता बल्कि वर्तमान की नींव भी होता है और भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण भी करता है। जिस कला ने इनकी जिंदगी को एक दिशा दी है, उस दिशा में सुधार के लिए प्रयासों का भी महत्व है। सबसे ज़्यादा ध्यान जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स पर होना चाहिए। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या है कि आपने आजकल देखा होगा कहीं जगह पत्थर काट रहा होता है तो पहले तो धूल उड़ती थी, अब वो क्या उन्होंने एक छोटी सी टूटी लगा दी, पानी बहता रहता है, धूल नहीं उड़ती। अब वहाँ पर क्या है कि अगर आप एक छोटा सा ये काम कोई कर दे कि जब वो पत्थर कर रहा है तो उस पर पानी डाल दिया जाए तो डस्ट नहीं उड़ेगी। तो एक बार डस्ट बाहर आ गई तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है, कोई तरीका नहीं। तो उसको एजुकेट करके और उसको जो है आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इसको मास्क दें, सिर्फ देना, उसको समझाएं कि भाई क्यों हम दे रहे हैं, कैसे पहनना है, कब इसको बदलना है, वो सारी चीज़ें बड़ी एक ये भी काफ़ी बहुत बड़ा विषय है। जो यहाँ पर कंप्लीट पीस होता है, पीस होने के कंप्लीट होने के बाद में ज़्यादा मार्जिन तो नहीं है, थोड़ा बहुत मार्जिन रख के हम लोग उसको सेल करते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हम इसको सेल करेंगे उतनी ही जल्दी दूसरे कारीगर से हम तैयार कराने को तैयार रहेंगे, इनकी रोजी रोटी चलती रहे। अगर उसको महंगा पीस करके बेचेंगे तो नहीं सेल होगा, सस्ते में हम लोग बेचेंगे तो उनको एक रोजी रोटी मिलेगी जो इसके ऊपर डिपेंड है। जब हम बात करते हैं इस आर्ट वर्क की प्राइसिंग की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ जेम्स स्टोन्स यूज्ड इन आर्टिकल। साइज का इसमें कोई प्राइस नहीं है। हो सकता है बड़ा वाला आर्टिकल जो है वो सस्ता हो सकता है छोटा वाला एक्सपेंसिव हो, क्योंकि छोटे में अगर काम हमने ज़्यादा किया तो वो महंगा हो गया, बड़े में काम कम किया तो वो सस्ता हो गया। अब हमें देखना यह है कि जिस सांस्कृतिक संपदा की झलक पूरे भारत में देखी जा सकती है, जो हमें विरासत में मिली है, उसका हम संरक्षण कैसे करें, कैसे उसे निखारें, तभी तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसे सौंप सकेंगे। इस विरासत में सब कुछ आता है, किले, महल, नक्काशियां ही नहीं बल्कि गांव गलियारों में
अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती कारीगरी भी। जरूरी है इनकी कद्र करना और इनके अस्तित्व को बचाना। 30-40 तेरे त्रिया के मेल में, 30-40 तेरे त्रिया के मेल में, तेने खूब करी है मनमानी। अरे जसु ले ले देह बिरानी रे, जसु कर ले देह बिरानी। अरे 60-70 को तू है आयो, 60-70 को तू है आयो, फिर काउन न प्यायो तो पानी रे, जसु कर ले देह बिरानी रे, जसु कर ले देह बिरानी। यह भारत की सभ्यता, संस्कृति और परंपरा ही तो है जो हर किसी को अपनाने का संदेश देती है। और शायद यही कारण है कि हमने न सिर्फ भारत की ही बल्कि दूसरी सभ्यताओं और मान्यताओं को भी इज्जत दी है। इसी तरह की एक अलग ही दास्तान कहता है हरियाणा का फारूख नगर।